हेलो एवरीवन। रघुवर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बिहार टीएलईडी एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड हिंदी का टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप क्लास को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए में दिया है गंगा, ऑप्शन बी में है माला, ऑप्शन सी में आपका है पूर्णिमा, उसके बाद ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। तो देखिए, बात करें ऑप्शन ए में क्या है गंगा, तो ध्यान रखेंगे जो आपका नदियों का नाम होता है, नदियों का जो नाम है यह आपका हमेशा स्त्रीलिंग होता है। नदियों का नाम होगा तो आप क्या आंसर देंगे, स्त्रीलिंग देंगे। उसके बाद बात करें जो आपका जिस शब्द के अंत में आ आए, किसी शब्द के अंत में क्या आता है, आ आता है, तो वह भी आपका क्या होगा, वह भी आपका स्त्रीलिंग होगा। उसके बाद बात करें ऑप्शन सी में पूर्णिमा दिया है, तो तिथि का जो नाम होता है, तिथि का जो नाम होता है यह भी आपका क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे केवल आपने 3 शब्द ही नहीं सीखा, यहाँ पे आपने सीखा कि नदी का कोई भी नाम होगा तो आपको आंसर क्या देना है, स्त्रीलिंग आंसर देना है। उसके बाद बात करें कि जिस शब्द में आपका आ जाए, जिस शब्द के अंत में क्या है, आ आए, तो वह शब्द क्या होगा, वह भी स्त्रीलिंग होगा। उसके बाद बात करें कि जो आपका तिथि का नाम होता है यह भी क्या होता है, यह भी आपका स्त्रीलिंग होता है। देखिए यहाँ पे इन दोनों को हम कनेक्ट करके बता देते हैं। पूर्णिमा जो है, पूर्णिमा इसमें आ रहा है, तो देखिए इसको आप इस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं कि जिसके अंत में आ है वह क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। या तिथि का नाम है पूर्णिमा, अमावस्या, तो ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। हमें किसका स्त्रीलिंग बताना है, दाता का। दाता का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो ऑप्शन ए में दिया है दात्री, ऑप्शन बी में दिया है दात्री, ऑप्शन सी है दातारी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दाता की बात करें कि स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो दाता का सही स्त्रीलिंग रूप आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, दात्री होगा। इस तरह का जो दात्री है यह आपका दाता का अच्छा क्या होता है, स्त्रीलिंग रूप होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ कैसा सर्वनाम है। जो आपका कुछ यहाँ पे दिया है यह किस प्रकार का सर्वनाम है। ऑप्शन ए में है प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी है नीचवाचक, ऑप्शन सी है अनिश्चयवाचक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कुछ क्या है, कुछ तो इससे आपका प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, यह आपका किसी खुद के बारे में नहीं है। कुछ मतलब क्या हुआ, कुछ अर्थात अनिश्चय, इसकी कोई निश्चितता नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। कुछ शब्द जो है यह आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय कौन संज्ञा है। हिमालय जो है यह आपका कौन सा संज्ञा है, यह हमें बताना है। ऑप्शन ए में दिया है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी में है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिससे भावनाओं का बोध हो, तो यहाँ पे हिमालय से तो कोई भावना का बोध नहीं हो रहा है। ऑप्शन बी में है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो जिससे किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान, तो हिमालय पहाड़ है लेकिन खास नाम है कि हिमालय, तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। जो जातिवाचक संज्ञा होता है यह आपका किसी क्लास को बताता है, अर्थात किसी जाति विशेष को बताता है, जैसे मनुष्य हो गया, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, इस तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है। स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है यह हमें बताना है। तो देखिए स्वर्ग प्राप्त का पहले हम क्या करते हैं, शब्द का विच्छेद करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, स्वर्ग प्राप्त, इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, स्वर्ग को प्राप्त। जो स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को आपका स्वर्ग प्राप्त कहा जाता है। तो देखिए ऐसे शब्द जिनके बीच में क्या है, जिनके बीच में आपका क्या आता है, कारक चिन्ह है। ऐसे शब्द जिनका विभक्ति करने पर क्या है, बीच में आपका कारक चिन्ह आता है, वह किस प्रकार का आपका समास होगा,
तो वह आपका होता है तत्पुरुष समास। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। जो तत्पुरुष समास होता है इसका दोनों जो उत्तर पद होता है यह प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसमें आपका उत्तर पद जो होगा यह आपका प्रधान होगा और जो आपका शब्द होगा इसके बीच में कारक चिन्ह का लोप होता है। तो स्वर्ग प्राप्त को हम जब क्या करते हैं, विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? इसमें आपका को जो है कारक चिन्ह हमको मिलता है। तो कारक चिन्ह आपको जहाँ मिल जाए वह क्या होगा? वह आपका तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है रसभरा में कौन सा समास है? रसभरा में कौन सा समास है? तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? रस से भरा। क्या होगा? रस से जो भरा है उसी को क्या कहते हैं? रस भरा कहते हैं। तो यहाँ पे फिर हमको कारक चिन्ह मिल गया। तो कारक चिन्ह विग्रह करने पे मिलेगा तो कौन सा समास होगा? तो ये आपका तत्पुरुष समास होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है यथासंभव में कौन सा समास है? तो देखिए जो आपका यथा शब्द है यह क्या है? अव्यय है। यथासंभव क्या होगा? यथा प्लस संभव। तो जहाँ भी आपको अव्यय मिल जाए या आपको स्टार्टिंग में क्या मिल जाए? उपसर्ग मिल जाए, वह आपका होता है अव्ययी भाव समास होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। यथा संभव जो है इसको तोड़ेंगे तो यथा प्लस संभव मिलेगा। जो आपका यथा संभव है यह क्या है? अव्यय है। तो अव्यय होगा तो वह कौन सा समास हो जाएगा? यह आपका अव्ययी भाव समास होता है। या यहाँ पे आपका क्या दे सकते हैं? उपसर्ग भी पहले मिलेगा। तो उपसर्ग मिलेगा वह भी आपका क्या हो जाएगा? वह भी आपका अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है रघुपति राघव राजा राम इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार से आपके एग्जाम में पिछले बार 3 क्वेश्चन पूछा था। एक बार में आपका क्वेश्चन कितना आया था? 3 क्वेश्चन आया था। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और अलंकार में बच्चे अक्सर फंस जाते हैं। तो देखिए रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पे हम देखें इस वाक्य में तो इसमें देखिए इसमें हो क्या रहा है कि देखिए सब में र स्टार्टिंग में है। र यहाँ पे क्या है? हर जो शब्द है इसमें स्टार्टिंग में क्या है? तो र है। तो जहाँ भी आपका वर्ण का आवृत्ति हो, र क्या है? एक वर्ण है। तो वर्ण की आवृत्ति आपका बार बार हो तो उसे क्या कहेंगे? तो किसी भी वाक्य में अगर वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो उसे आपका कहा जाता है अनुप्रास अलंकार। क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। तो आज के क्लास में आपने एक अलंकार सीखा कि जहाँ भी आपका वर्ण का आवृत्ति हो उसको क्या कहेंगे? उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे इसका एक और एग्जाम्पल ले अनुप्रास अलंकार का। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। आपका एग्जाम्पल हो गया मुदित महीपति मंदिर आए। मुदित महीपति मंदिर आए। तो इसमें देखिए किसका आपका रिपीटेशन है? तो इसमें हम देखें तो रिपीटेशन किसका है? म का है। म का यहाँ पे रिपीटेशन है। तो यह भी आपका क्या हो जाएगा? इसमें भी आपका अनुप्रास अलंकार होगा। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे वाक्य तो एक है लेकिन यहाँ पे शब्द का रिपीटेशन है। ऊपर हमने क्या पढ़ा? ऊपर हमने पढ़ा कि क्या होगा? वर्ण का रिपीटेशन होगा। लेकिन यहाँ पे आपका शब्द का रिपीटेशन है और दोनों जो आपका घटा है शब्द तो सेम है लेकिन अर्थ दोनों का अलग अलग है। तो जहाँ पे क्या हो, जिस वाक्य में आपका एक ही वाक्य में एक ही शब्द का एक से अधिक बार यूज़ किया जाए और दोनों का आपका अर्थ अलग अलग हो तो इसे आपका कहा जाता है यमक अलंकार कहा जाता है। क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो पहले काली घटा है तो काली घटा का बात किसका हो रहा है? तो काला बादल का आपका यहाँ पे बात हो रहा है। उसके बाद घमंड घटा, तो काली जो घटा आई थी उसका घमंड घट गया अर्थात यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे बादल हट गया। यहाँ पे बात है कि बादल क्या है? कम हो गया अर्थात बादल क्या है? बादल आपका हट गया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे घटा का हुआ कि बादल हो गया और यहाँ पे है कि बादल जो चला गया उसको यहाँ पे घटा मतलब कमी का यहाँ पे बात हो रहा है। देखिए इसको ध्यान रखेंगे कि एक ही सेंटेंस में आपका एक ही शब्द बार बार रिपीट हो और उसका अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, उसको कहते हैं यमक अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है
दूरदीन का सही संधि विच्छेद क्या है? दूरदीन का हमें सही संधि विच्छेद बताना है। तो देखिए, दूरदीन की बात करें तो इसका सही संधि विच्छेद आपका 2 + 3 होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो नयन, इसका सही संधि विच्छेद आपका होता है ने प्लस अन होता है। क्या होता है? ने प्लस अन होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम में कौन सा संधि है? संगम में कौन सा संधि है? तो संगम का हम सबसे पहले क्या करेंगे? संधि विच्छेद करेंगे। तो संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सम प्लस गम होगा। क्या होगा? सम प्लस गम होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे आपका आधा म है अर्थात व्यंजन है, और यहाँ पे भी आपका व्यंजन है। तो व्यंजन वर्ण का मेल होता है, तो कौन सा आपका संधि हो जाएगा? तो ये आपका व्यंजन संधि होगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। हमने आपको बताया है कि स्वर मिलेगा, 2 स्वर का कॉम्बिनेशन होगा, तब आपका स्वर संधि होगा। उसके बाद एक स्वर हो, एक व्यंजन हो, या दोनों व्यंजन हो, तो वह क्या होता है? वह आपका व्यंजन संधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अत्यावश्यक में कौन सा संधि है? अत्यावश्यक में कौन सा संधि है, यह हमें बताना है। तो इसका भी हम पहले संधि विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद करते हैं तो यह आपका होता है अति प्लस आवश्यक। क्या मिलेगा? यहाँ पे हम मिलेगा अति प्लस आवश्यक। तो अति में बात करें तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका ई है, और आवश्यक में क्या मिला हमको? आ मिला। देखिए, ई भी आपका स्वर है, आ भी स्वर है, तो 2 स्वर का आपका कॉम्बिनेशन होगा, तो कौन सा संधि होगा? तो ये आपका स्वर संधि हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो अध्ययन का हमें शुद्ध बताना है कि इनमें से कौन आपका शुद्ध है। तो ऑप्शन बी में जो अध्ययन लिखा है, ये आपका क्या है? अध्ययन का शुद्ध रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? इसमें हमें बताना है ऊपर कैसे लिखा जाता है। तो ऊपर आपका देखिए इस तरह सही लिखा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ से पत्ता गिरा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो देखिए, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, तो यहाँ पे अलगाव हो रहा है, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है। तो से जो होता है, अगर अलगाव की स्थिति होगा तो यह आपका क्या होगा? यह आपका होता है अपादान कारक की विभक्ति होगा। तो अपादान का क्या होता है? से होता है। किस स्थिति में इसका यूज होता है? तो जब अलगाव होता है तो इसमें यूज होता है अपादान का से। बात करें जो करण होता है, इसका भी विभक्ति आपका से ही होता है। तो इसका यूज हम कब करते हैं? तो जिससे काम हो, तो इसका यूज होता है जिससे काम हो, उसमें हम करण कारक का यूज करते हैं। जिससे काम हो, जैसे श्याम कलम से लिखता है, तो काम किससे हो रहा है? कलम से। तो यहाँ पे क्या है? कलम से लिखना, तो कलम से काम हो रहा है। तो यहाँ पे से पूछ ले कि श्याम कलम से लिखता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो यहाँ पे होगा करण कारक, क्योंकि यहाँ पे अलगाव नहीं हो रहा है। उसके बाद बात करें संप्रदान की, तो संप्रदान का कारक विभक्ति होता है आपका को होता है, और आपका होता है के लिए। संप्रदान का कारक विभक्ति क्या होता है? तो को होता है और के लिए होता है। तो इसका क्या यूज कहाँ पे होता है? तो इसका यूज होता है जिसके लिए किया जाता है, जिसके लिए काम किया जाता है, वहाँ पे संप्रदान का यूज होता है। जैसे शिष्य ने गुरु के लिए सब कुछ किया, शिष्य ने गुरु के लिए, तो गुरु के लिए, तो यहाँ पे के लिए का यूज किसके लिए हुआ है? तो जिसके लिए काम किया जा रहा है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मूर्ख विशेषण का संज्ञा शब्द क्या होगा? मूर्ख से हमें संज्ञा बताना है। तो देखिए, मूर्ख से हम संज्ञा बनाएंगे तो यह आपका मूर्खता होगा। क्या होगा? मूर्खता होगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, यह हमें बताना है। तो जो उपसर्ग होता है, यह किसी शब्द के पहले लगता है। उपसर्ग कहाँ लगता है? तो उपसर्ग आपका शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ क्या करता है? चेंज कर देता है। तो अत्यंत में बात करें तो इसमें आपका अति उपसर्ग है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आज में कौन सा क्रिया विशेषण है? आज में कौन सा क्रिया विशेषण है, यह हमें बताना है। ऑप्शन ए दिया है स्थानवाचक,
ऑप्शन बी है रीतिवाचक, ऑप्शन सी है कालवाचक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए आज क्या कर रहा है, आज आपका समय बता रहा है, तो जो समय बताता है उसको क्या कहते हैं, तो इसे आपका कालवाचक विशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। स्थानवाचक का उदाहरण ले तो इसका उदाहरण आपका हो जाएगा जैसे यहाँ हो गया, वहाँ हो गया, यह सब आपका स्थानवाचक होगा। रीतिवाचक की बात करें तो इसका आपका हो गया जैसे अचानक हो गया, उसके बाद वैसे हो गया, धीरे हो गया, ये सभी जो शब्द हैं ये आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वाच्य के कितने भेद हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो वाच्य इसका आपका 3 भेद होता है। कितना भेद होता है, 3 भेद होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। कौन कौन से होते हैं, तो इसमें आपका पहला होता है कर्तरीवाच, दूसरा आपका होता है कर्मवाच होता है, और तीसरा आपका होता है भाववाच्य होता है। अब एक एक कर हम इन्हें थोड़ा समझ लेते हैं। तो कर्तरीवाच जो होता है इसमें आपका कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है, तो कर्तरीवाच में आपका कर्ता की प्रधानता होती है। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी, तो देखिए इस वाक्य की हम बात करें इसमें कर्ता की क्या है, प्रधानता है कि मैंने पुस्तक पढ़ी, खुद से पढ़ी। तो मैंने क्या है, कर्ता है, मैं कर्ता हूँ और पुस्तक पढ़ने का काम कर रहा हूँ। तो कर्ता की जहाँ प्रधानता है इसको कर्तरीवाच कहेंगे। कर्मवाच की बात करें तो इसमें किसकी प्रधानता होगी, तो कर्मवाच में आपका कर्म की प्रधानता होती है। जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक क्या है, पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें आपका कर्म की प्रधानता है, पुस्तक की प्रधानता है। यहाँ पे खुद से पढ़ी जा रही थी, और इसमें क्या है कि कोई है जो पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसमें कर्म की प्रधानता है। और भाववाचक में किसकी विशेषता होती है, तो भाववाचक में आपका भाव की विशेषता होती है। इसका एग्जाम्पल ले तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मुझसे बैठा नहीं जाता। मुझसे बैठा नहीं जाता यह आपका भाववाच्य का आपका एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरह आज की क्लास में हमने हिंदी का आपका टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। तो आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।